वेलकम बैक दोस्तों। तो इससे पहले आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, तभी सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। चलिए इस पार्ट 2 वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पार्ट 1 को, फिर स्टार्ट करते हैं। टाइटन के अलावा इनके पास और भी 2 सबमर्सिबल टाइटन 4000 मीटर तक की गहराई तक जा सकती थी, जो कि इस ऑपरेशन के लिए सफिशिएंट है। 3800 मीटर काफ़ी गहरी डेप्थ होती है। आप इसको विजुअलाइज कीजिए, देखिए इस चार्ट के द्वारा जो बनाया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। यहाँ पर मेजरमेंट फीट में दी गई है, तो माना गया है आमतौर पर एक आदमी की हाइट 6 फीट होती है, और जो टाइटैनिक से आइसबर्ग टकराया था वो 100 फीट पानी के ऊपर और उससे भी कहीं ज़्यादा पानी के अंदर था। 30 फीट मैक्सिमम डेप्थ है जहाँ पर रिक्रिएशनल स्कूबा डाइवर्स जा सकते हैं। 650 फीट की डेप्थ से ट्विलाइट जोन वाला एरिया स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर इतनी रोशनी नहीं पहुँच पाती पानी के अंदर। 1600 फीट डीपेस्ट अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज तक कंडक्ट किया गया था। 2600 फीट डेप्थ, ये वो डेप्थ है जहाँ पर जाइंट्स स्क्विड्स हैं। तो यहाँ पर जाइंट स्क्विड्स स्विमिंग करते हैं। अब ये बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं, इनको एक बार आप देखिए। अब 3280 फीट के बाद मिडनाइट जोन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कोई भी रोशनी यानी सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जिससे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब कुछ डार्क हो जाता है, काला काला दिखाई देने लगता है। यहाँ पर पानी का तापमान भी 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहाँ से और नीचे की ओर जाएं, 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट, 12500 फीट पर जब आप पहुँचते हैं तो तब आता है टाइटैनिक का रैक। अब यहाँ पर वाटर प्रेशर, पानी का प्रेशर 400 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है वाटर के सरफेस से। अब यहाँ पर कोई भी समरसेबल या फिर सबमरीन लाने के लिए इस बात को ध्यान में रखकर स्पेशली डिज़ाइन किया जाना चाहिए। टाइटन समरसेबल में जो खिड़की थी उसको व्यू पोर्ट कहा जाता है। वैसे तो ये अब तक का सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था प्राइवेट समरसेबल में, और ये टाइटन समरसेबल ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। इसमें सिर्फ 4 ही लोग आ सकते थे और एक पायलट, मतलब 5 लोगों की जगह यहाँ पर थी बैठने के लिए। इसकी मेन बॉडी, जिसे हल कहा जाता है, वो कार्बन फाइबर की बनी थी। एंडिंग पॉइंट में 2 कैप्स लगी थी जो कि टाइटेनियम की थी। इसकी टोटल लेंथ 6.7 मीटर्स थी। वेट की बात करें तो 10.4 यानी 10,000 किलो से भी ज़्यादा। इसके डिज़ाइन में अगर हम देखें तो इसमें 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म में लगे हैं, जिसके द्वारा इसे चलाया जा सके। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए चलाया जा रहा था वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा। इसका मतलब ये है कि जो टाइटन का पायलट था वो वीडियो गेम कंट्रोलर का यूज़ कर रहा था टाइटन को चलाने के लिए। और टाइटन के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें कोई सीट्स भी नहीं थी बैठने के लिए, लेकिन एक टॉयलेट ज़रूर बना था व्यू पोर्ट के पास, और उस टॉयलेट में कोई ऐसा बैरियर भी नहीं था। तो अगर किसी को टॉयलेट जाना होता था तो बाकी लोग अपना फेस उधर कर लिया करते थे, एक टीवी स्क्रीन पर देखते रहते थे। तो अगर डायरेक्टली कहें तो उसमें कोई ऐसा दरवाजा या फिर खिड़की नहीं थी जिसको बंद किया जा सके। अब ये समरसेबल्स इतनी गहराइयों में जाती हैं तो वहाँ पर GPS भी काम नहीं करता है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन किया जा रहा था पोलार प्रिंस से, वो टेक्स्ट मैसेज सिस्टम के द्वारा किया जा रहा था। अगर हम 18 जून की घटना पर वापस आएँ तो उसमें 5 लोग बैठे थे समरसेबल में। ब्रिटिश बिलियनर हैमिश हार्डिंग, जो कि एक एडवेंचरर थे और 3 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी थे, और 2016 में साउथ पोल पर गए थे एस्ट्रोड बस ऑल्ड्रिन के साथ, और पिछले साल ब्लू ओरिजिन की सब ऑर्बिटल फ्लाइट का हिस्सा भी थे। हाँ, वही ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी जो कि जेफ बेजोस ने स्टार्ट करी थी। और दूसरे पैसेंजर्स थे 77 साल के पॉल हेनरी नॉर जूली, फ्रेंच नेवी के फॉर्मर नेवी कमांडर, और ये लगभग 35 बार टाइटैनिक के रैक को विजिट भी कर चुके थे। और तीसरे और चौथे पैसेंजर थे ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के ये ऑनर भी थे। टाइटन समरसेबल हर 15 मिनट के बाद कम्युनिकेशन कर रही थी पोलार प्रिंस से, जो कि सपोर्टिव शिप था जो ऊपर मौजूद था। 11:15 पर ये कम्युनिकेशन टूट जाता है और कोई भी सिग्नल पोलार प्रिंस को नहीं मिलता है। इसके बाद टाइटन का कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है, और फिर भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4:30 पर टाइटन वापस आएगी, क्योंकि बाई चांस अगर समरसेबल पानी में फंस जाती है तो इसका एक तरीका था कि पैसेंजर्स के लिए उसको कुछ इस तरह से टिल्ट करके हिला झुला कर
उसको वापस लाया जा सके। ये तब किया जाता है बैलेस्ट को रिमूव करके। अब ये बैलेस्ट क्या होते हैं चलिए जान लेते हैं। तो बैलेस्ट जो होते हैं वो सबमर्सिबल को भरपूर स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। इसका यूज़ बड़े बड़े जहाज़ों में भी किया जाता है उनको स्टेबल करने के लिए। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक हैवी वेट, बेसिकली ये एक हैवी वेट होते हैं और इसको लगा दिया जाता है जिससे जहाज़ या सबमरीन या सबमर्सिबल वगैरह जो होती हैं वो स्टेबल रहें। पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो उसमें सैंडबैग्स और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था बैलेट्स के रूप में, लेकिन अब मोस्टली पानी का इस्तेमाल किया जाता है इसको बैलेंस करने के लिए, या फिर यूँ कहें बैलेट्स की तरह। तो 4:30 पर टाइटन सबमर्सिबल वापस नहीं आती है, मतलब रीसरफेस नहीं होती है। तो पोलार प्रिंस की टीम यूएस कोस्ट गार्ड को नोटिफाइड भी कर देती है। फिर एक रेस स्टार्ट होती है, रेस अगेंस्ट टाइम। 96 घंटे 4 दिन की ही ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी इस टाइटन में। तो अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उनके पास सिर्फ 4 दिन का ही टाइम था, 96 आवर्स का ही टाइम था। मोस्टली जहाज़ों में इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है, इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन, मतलब EPIRV। इसकी हेल्प से जहाज या सबमरीन को आसानी से लोकेट किया जा सकता है, लेकिन टाइटन में इसको नहीं लगाया गया था। लेकिन ये सब तो है ही, इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि अगर टाइटन रीसरफेस हो जाती, मतलब बाहर आ भी जाती, तो उसमें बैठे पैसेंजर्स ऑक्सीजन की कमी से भी मारे जाते, क्योंकि अंदर की तरफ से सबमर्सिबल को खोलने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं था। इसको सिर्फ बाहर से ही बंद किया जा सकता था और खोला भी बाहर से ही जा सकता था। और सर्च एरिया भी 25,000 किलोमीटर था। जो डीपेस्ट अंडर वाटर रेस्क्यू किया गया था वो 480 मीटर की डेप्थ तक ही किया गया था साल 1973 में। लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम ने बहुत ही मेहनत की, जी जान लगाकर। स्टार्टिंग में 2 कैनेडियन और अमेरिकन हवाई जहाज ने स्टार्टिंग में ढूंढना स्टार्ट किया। उन दोनों में सोनार को भी डिप्लॉय किया गया जिससे पानी के अंदर भी पता लगाया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके। सरफेस पर 3 जहाज़ों ने सर्च करना शुरू किया और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे और भी शिप्स इसमें इंक्लूड किए गए इस सर्च ऑपरेशन में। और साथ ही साथ में ROVs का भी इस्तेमाल किया गया। आप इनको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक रोबोट टाइप व्हीकल होते हैं। इसमें इंसान को बैठकर अंदर जाकर चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं और ये पानी के अंदर जाकर भी सारा कुछ, बहुत कुछ ढूंढ पाते हैं। मतलब ऑटोमेटिक पानी के अंदर जाकर चीज़ों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह के 3 ROVs लगा दिए गए थे इस ऑपरेशन में। ये ऑपरेशन 3 दिन तक चलता है। उसके बाद कैनेडियन एयरक्राफ्ट का सोनार कुछ बैंगिंग नॉइसेस सुनता है। आधे घंटे के इंटरवल में ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा हो, इस तरह की बैंगिंग नॉइस। बाद में US कोस्ट गार्ड को भी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, बैंगिंग नॉइसेस। फाइनली 12 जून को एक ROV जो कि ओशियन फ्लोर पर ही सर्च कर रहा था, खोज कर रहा था, उसको कुछ मलबा टाइप दिखाई देता है जो टाइटैनिक के मलबे से लगभग 400 मीटर दूर पड़ा था। अब इसे देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि जो टाइटन है वो बुरी तरह से यहाँ पर सबमर्सिबल टूटी पड़ी है और जो पैसेंजर्स उसके अंदर बैठे थे वो भी बुरी तरह से मारे जा चुके हैं, उनका भी यही हाल हो चुका है। सेम डे US कोस्ट गार्ड की तरफ से ये कंफर्म किया जाता है कि जो बैंगिंग नॉइजेस उन्होंने सुनी थी उसका इस टाइटन से कोई भी कनेक्शन नहीं था। कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई है। इम्प्लोजन का मतलब है एक्सप्लोजन का उल्टा, मतलब किसी भी चीज़ का फटना इस तरह से, मतलब जैसा कि आप समझ सकते हैं बम का फटना। इसमें फोर्स बाहर की तरफ जाता है, लेकिन इम्प्लोजन में क्या होता है, इसमें फोर्स जो होती है वो अंदर की तरफ को जाती है, जिससे इस तरह से कोई भी चीज़ फट जाती है। इसमें स्क्वीजन होकर चीज़ों का फट जाना होता है, इस तरह से इसको इम्प्लोजन कहते हैं। और यहाँ पर कैस्ट्रोफिक इम्प्लोजन का मतलब है बहुत ही तेज़ी से जो इम्प्लोजन हुआ वो इस तरह से कि 1 मिली सेकेंड से भी कम का इसमें टाइम लगा इसको इम्प्लोड होने में। इसका मतलब ये है कि जो इसमें पैसेंजर्स बैठे थे उनका भी यही इस तरह से ही 1 मिली सेकेंड से भी कम में उनकी मौत हो चुकी होगी। उनको पता भी नहीं होगा कि किस तरह से क्या होने वाला है। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि इस इम्प्लोजन का कारण क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ। तो जो टाइटन की मेन बॉडी थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो कार्बन फाइबर की थी, लेकिन जो सबमर्सिबल्स में या सबमरीन में मेन बॉडी बनाई जाती है वो टाइटेनियम, एल्यूमिनियम या फिर स्टील की बनाई जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि जो टाइटन का डिज़ाइन था वो एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था। सबसे पहले ही इसको यहाँ पर यूज़ किया गया था। इसकी प्रॉपर्टीज़ का पता भी नहीं था कि ये किस तरह से पानी के अंदर जाकर जो है वो काम करता है कार्बन फाइबर। इस कार्बन फाइबर को किसी ने इस तरह से टेस्ट भी नहीं किया था कि पानी के इतने अंदर जाकर ये किस तरह से यहाँ पर काम करता है, क्या ये काम कर भी पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो ये देखकर हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर जो है वो सूटेबल मेटल नहीं है इसमें सबमर्सिबल्स में यूज़ करने के लिए या फिर सबमरीन्स में। यही बात कही थी ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलर्ड ने।
वो इंसान जिन्होंने टाइटैनिक के रैक को डिस्कवर किया था 1985 में। जेम्स कैमरॉन जो टाइटैनिक और अवतार मूवी के डायरेक्टर हैं, वो भी ये काफ़ी बार कह चुके हैं कि जो कैप्स टाइटेनियम की बनाई गई थी वो अभी भी इंटैक्ट पड़ी हैं ओशियन सी फ्लोर पर, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो कार्बन फाइबर की मेन बॉडी थी वही टूटी हुई बिखरी पड़ी है। इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड किया कि यहाँ पर सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं किया गया। अगर आप ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस के पहले इंटरव्यू देखोगे तब भी आपको यही चीज़ सुनने को मिलेगी। और स्टॉकटन रस ये जानते भी थे कि ये जो एक्सपेरिमेंट वो स्टार्ट कर रहे हैं इससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट टाइटन वाला। जनवरी 2011 में ओशियन गेट के डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशन डेविड लॉजरिज ने सेफ्टी कंसर्न बताए टाइटन के बारे में। जब ओशियन गेट ने इस बात को नहीं सुना तो ये कोर्ट में भी गए इस बात को लेकर। इन्होंने कहा कि सेफ्टी असेसमेंट सर्टिफिकेशन कराया जाना चाहिए टाइटन सबमर्सिबल के लिए। तब ओशियन गेट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि ओशियन गेट कंपनी को सेफ्टी कंसर्न पर पैसा खर्च करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे इसमें सेटलमेंट हो गई थी आगे चलकर। 27 मार्च 2018 को स्टॉकटन रस को 36 लोगों ने लेटर भी लिखा। इसे लिखने वाले थे इंडस्ट्री लीडर, ओशियन एक्सप्लोरर और ओशियनोग्राफर्स। ऐसे लोगों ने इसको लिखा था कि जो एक्सपेरिमेंट अप्रोच आप लोग कर रहे हो उसकी क्वालिटी चेक नहीं करा रहे हो अच्छी तरह से, जिससे कोई हादसा भी देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। दोस्तों यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि टाइटन टूर में सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा अच्छे से फॉलो ही नहीं किया गया था। अगर ऐसा होता तो मे बी ये जो हादसा है वो नहीं हुआ होता। तो आई होप आपको टाइटन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। डिटेल में मैंने बताया है इसमें क्या क्या हुआ था। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।